दोस्तों, ईरान की जानिब से एक हिट लिस्ट जारी की गई है। इस हिट लिस्ट के अंदर अमेरिका, इजराइल और कुछ यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स के नाम शामिल हैं। इस हिट लिस्ट को ईरान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस या गवर्नमेंट के जरिए तो रिलीज नहीं करवाया, लेकिन इससे ईरान के साथ पूरी तरह मंसूब किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे इस हिट लिस्ट के ऊपर कि इनमें कौन कौन से रहनुमा शामिल हैं और इन कौन सी ऐसी क्या वजूहात हैं जिनके बिना पर इन रहनुमाओं का नाम उस हिट लिस्ट के अंदर ईरान ने शामिल किया है, और खास करके यूरोपियन कंट्रीज के वो कौन से रहनुमा हैं जो ईरान की हिट लिस्ट पर हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द क्लिफ्टन डायलॉग्स। मेरा नाम शहजाद है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अपने ट्वीट्स के अंदर और अपनी जो वो मीडिया से बात कर रहे थे, इसके अंदर वो इस खदशे का इजहार करते हैं कि ईरान की जानिब से उन्हें कत्ल की धमकी दी जा रही है। ईरान उन्हें मारना चाहता है, ईरान उनको एसेसिनेट करना चाहता है। इसका कोई खातिर ख्वाह सबूत तो उन्होंने नहीं दिया था उस टाइम पे, लेकिन वो मसलसल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और मीडिया के साथ बातचीत के अंदर वो इस बात का दावा कर रहे थे और खदशे का इजहार कर रहे थे कि ईरान मुझे कत्ल करना चाहता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट निकलकर सामने आती है डोनाल्ड ट्रंप के इस खदशे के बाद कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के एसेसिनेशन का एक प्लॉट तैयार कर रहा है। ये रिपोर्ट इजराइल की जानिब से अमेरिका को दी जाती है और उनको एक इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाती है उनके साथ कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा एक एसेसिनेशन का प्लान तैयार किया जा रहा है, एक पूरा प्लॉट तैयार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद फिर ये बात ग्लोबल मीडिया पे आती है। वहां पर एक चीज डिस्कस की जाती है कि इन दिनों अमेरिका और इजराइल के आपस में, डोनाल्ड ट्रंप और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, इनके आपस में इस टाइम पे क्लेश चल रहा है। आपस में इस पूरी दुनिया को पता है इस बारे में कि किस तरह इनके आपस में गुफ्तगू, ऐसे अल्फाज का आपस में इस्तेमाल हुआ है कि वो अब यहाँ पर मैं वीडियो में नहीं कर सकता, लेकिन बहुत बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर उनको लताड़ा है। ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है जिसका हम यहाँ पे नाम भी, वीडियो के अंदर तो नाम भी नहीं ले सकते। इसी चपकलिश को, इन दोनों के आपस की इसी चपकलिश को देखते हुए इंटरनेशनल मीडिया, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के मीडिया ने ये दावा किया कि इजराइल अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को प्रोवोक करने की साजिश कर रहा है। वो प्रोवोक करना चाहता है कि ये जो सीज फायर हुआ है ये किसी तरीके से टूट जाए। इजराइल पहले दिन से सीज फायर के खिलाफ था। वो किसी भी तरह ईरान पर अपने हमले या लेबनान के अंदर अपने हमले बंद नहीं करना चाहता था। वह मजबूरन उन्होंने जिस टाइम पे सीज फायर किया, उसके बाद इजराइल की पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से ये सीज फायर या डील नाकाम हो जाए। जिसके बाद ये जिस टाइम पे ये रिपोर्ट दी जाती है इंटेलिजेंस की, तो मीडिया ये दावा करता है कि शायद इजराइल और जो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को प्रोवोक कर रही हैं। किसी तरह ये अपनी एसेसिनेशन का प्लॉट की जो साजिश है उसको देख करके ईरान पर दोबारा अटैक करें। इस पूरी साजिश के तहत ये पूरा प्लॉट तैयार किया गया। ये इस तरह की खबरें, इस तरह के दावे इंटरनेशनल मीडिया पे सामने आ रहे थे। इन दावों की गूंज के अंदर ईरान के अंदर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की जो फ्यूनरल चल रहा था, उसकी जिस टाइम पे रैली वहां से जनाजा उनका लेके जाया जा रहा था, उस दौरान ईरान की सड़कों पर एक बैनर लहराया जाता है। उस बैनर के अंदर इंग्लिश के अंदर ये तहरीर दर्ज थी, ये लफ्ज लिखे हुए थे कि हे ट्रंप वी विल किल यू, ट्रंप वी विल किल यू। मतलब कि एक पूरे तरीके से ये इंटरनेशनल मीडिया की जानिब देखें, वहां पर आप फारसी में भी, अगर आपको ईरान के लोगों के लिए लिखते तो आप फारसी में भी लिख सकते थे, आप फारसी में भी तहरीर कर सकते थे कि ईरान के लोगों को दिखाना है, ईरान की जो पब्लिक है जो वहां पे आई हुई है फ्यूनरल के लिए, उनको दिखाना है कि हम बदला लेंगे। तो वो उसको फारसी में भी लिख सकते थे, लेकिन वहां बाकायदा तौर पे इंग्लिश में लिखा गया। इंग्लिश में लिख के वो पॉम्फलेट या वो जो पूरा एक वो था उसको लहराया गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अपनी तरफ इंटरनेशनल मीडिया की जो कवरेज थी उसको अपनी जानिब लेने के लिए, ताकि ये बात वो जिन्हें दिखाना चाहते थे, वो जिन्हें सुनाना चाहते थे, आसानी ये बात उन तक पहुंच जाए। और इस नैरेटिव को कामयाब बनाने में ईरान कामयाब रहा है, पूरी तरह से कामयाब रहा है। देखें दोस्तों, अमेरिका चाहे वो इतनी बड़ी मिलिट्री रखता हो, इतना बड़ा उनका डिफेंस बजट हो, कुछ भी है, लेकिन एक पॉइंट होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अगर आप पहले दिन से लेकर के, आप 28 फरवरी से लेकर के आज तक पूरा इस कन्फ्लिक्ट को अगर आप इसकी छानबीन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ईरान साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी अमेरिका से आगे, अपने हर पत्ते को किस तरह खेलना है वो बखूबी जानता है। इस पूरे कन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान ने शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां पर अपनी कमजोरी या अपनी वीकनेस को जाहिर किया हो। हालांकि बहुत सारी जगहों पे, क्या आपको क्या लगता है ईरान के अंदर नुकसान नहीं हुआ? ईरान की जो मिलिट्री है, ईरान की जो साइट्स हैं, ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, इसके अलावा ईरान की जो ऑयल के रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ? ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नहीं हुआ? नुकसान ईरान को भी हुआ है, लेकिन अपने बेहतरीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की वजह से वो इस टाइम दुनिया में उसका पलड़ा भारी है। आप उठाकर देखें पूरे कन्फ्लिक्ट पे, आप देखेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि ईरान ने इस कन्फ्लिक्ट को किस तरह खेला है, किस तरह इसका अपने लिए, अपने मफाद के लिए इसको यूज किया है। और अगर मैं यहाँ कहता हूं कि ईरान ने अपने लिए नैरेटिव इस्तेमाल किया है, इसका मतलब यह है कि ये एक स्ट्रेटजी है
जो कामयाबी से ईरान ने अपने लिए इस्तेमाल किए और इसमें वो कामयाब रहा है। जंग के अंदर, किसी भी वॉर के अंदर एक डिफेंस स्ट्रेटेजी के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी भी होती है और ईरान पूरी तरीके से कामयाब रहा है। दोस्तों, इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर, जो इस वक्त मौजूदा सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खामेनेई, उनकी तरफ से एक बयान सामने आता है। आयतुल्लाह अली खामेनेई की फ्यूनरल मुकम्मल होने के बाद एक बयान मुज्तबा खामेनेई से मंसूब होकर सामने आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि हम अपना बदला लेंगे, वी विल टेक रिवेंज। ये उन्होंने अमेरिका की जानिब इशारा किया है, इजराइल, अमेरिका, इनकी जानिब इशारा किया है। जब ये बयान सामने आता है तो एक बार फिर ग्लोबल मीडिया के ऊपर इस बात का चर्चा होता है। पैनल एनालिस्ट होते हैं, वो इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या ये जो पिछली धमकी थी, इजराइल की रिपोर्ट थी, आया कि ये ठीक थी, या इसके ऊपर जो हम मतलब कि एक खदशात के इजहार कर रहे थे, आएगा वो ठीक थे। इस लिस्ट में तीसरा नाम पीट हेगेजिथ का है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस मिनिस्टर और जिन्हें फॉरेन मिनिस्टर भी कहा जाता है। इस लिस्ट में चौथा नाम जनरल ब्रेड कूपर, जो सेंटकॉम के कमांडर हैं। अब सेंटकॉम क्या चीज है, देखें दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। सेंटकॉम वो कमांड सेंटर है जो दोहा के अंदर, जो अल हुदैद एयरबेस है मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा एयरबेस है, और ये वो अल हुदैद कतर के अंदर मौजूद है। इस एयरबेस से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट और गल्फ को कंट्रोल करता है। जितने भी खलीज ममालिक हैं, चाहे वो ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, दुबई है, या फिर जितने भी हैं, ये मिडिल ईस्ट के अंदर अगर अमेरिका कहीं मौजूद है तो कतर के अंदर जो उनका अल हुदैद एयरबेस है वहां मौजूद है, और वहां पे ये जो सेंट कमांड के जो जनरल हैं, जनरल ब्रेड कूपर, ये वहां मौजूद है। इनका नाम भी हिट लिस्ट में शामिल है, क्योंकि वो ईरान ये समझता है कि ये पूरी तरीके से जो एक गल्फ के अंदर जितनी भी कार्रवाइयां, फिजाई, जमीनी जितनी कार्रवाइयां की जाती हैं, वो सेंटकॉम कमांडर उसकी निगरानी करता है, और ये उस वहां इस टाइम मौजूद है, वहां पे कमांडर, एज ए कमांडर वो इस टाइम पे अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। इस लिस्ट में चौथा नाम माइक हेगबी, जो अमेरिका के सफीर हैं और इसराइल में तैनात हैं, उनका शामिल है। दोस्तों, इस लिस्ट के अंदर इसराइल के भी कुछ लोगों के नाम शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला नाम इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का है। उसके बाद उनके वजीर दिफा या डिफेंस मिनिस्टर कह लें, इसराइल क्वार्टर्स। तीसरा नाम उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं गेडियोन सार, उनका नाम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। और इस लिस्ट के अंदर उन सबसे इंपॉर्टेंट बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल हैं, उसके बाद अगर इस लिस्ट में कोई बड़ा नाम है तो वो अयाल ज़मीर का है। अयाल ज़मीर IDF, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के इस वक्त चीफ हैं, और इनका भी नाम उस लिस्ट के अंदर शामिल है। इसके बाद आते हैं कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज के भी लोग हैं, या उनके भी रहनुमा हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके भी नाम शामिल है। 2 या 3 रहनुमा ऐसे हैं जिनके नाम इस लिस्ट के अंदर शामिल किए गए हैं। इस लिस्ट के अंदर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर का नाम शामिल है, वो इस वक्त बरतानिया के वजीर आजम हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं बरतानिया अमेरिका का जो है इतिहादी माना जाता है, ना सिर्फ इतिहादी माना जाता है, बल्कि अनकरीब अब से 2 दिन पहले उसने IRGC, जो ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर है या पासदाराना इनकलाब, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। अब तक अमेरिका के इतिहादियों में शायद कि पहला इतिहादी है यूनाइटेड किंगडम जिसने IRGC को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। इसके बाद फ्रांस के एमेनुएल मैक्रोन, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम भी इस रेड लिस्ट के अंदर शामिल है। बाकायदा तौर पे कोई वाज़ेह बात सामने तो नहीं आई है कि इस लिस्ट में एमेनुएल मैक्रोन का नाम क्यों शामिल है, लेकिन ईरान की जानिब से जो लिस्ट जारी की गई है, या ईरान की जो मीडिया या अखबार अल शहरी के अंदर ये जो लिस्ट जारी की गई है, इसके अंदर एमेनुएल मैक्रोन का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट के अंदर तीसरा नाम इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का है। हम देखते रहे हैं कि वो उन्होंने अपनी मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर या अपने बयानों के अंदर ये बात तो की है कि इटली ने इटालियन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कहा गया है कि इटली ने किसी किस्म की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी यूनाइटेड स्टेट्स को कि वो ईरान के ऊपर अटैक करे। लेकिन वहीं पे ये बात भी काबिल गौर है कि इटली ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दी है। इस बात का ऐलान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिया मेलोनी खुद कर चुकी हैं कि हमने अमेरिका को बज़ाहिर हमने फिजाई अड्डे तो नहीं दिए, हमने अपनी हवाई हुदूद तो नहीं दी, लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट फराम किए। दोस्तों, वॉर के अंदर लॉजिस्टिक सपोर्ट फराम करना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता है, या इन्वॉल्वमेंट समझी जाती है उन कंट्रीज की जो अपना लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए रास्ता देती हैं। कहीं ना कहीं ईरान के जहन में ये बात है कि जो इटली है वो बरारास्त तो नहीं, लेकिन बैक डोर पे वो अमेरिका के साथ मिलकर बाकायदा लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में अमेरिका का हामी रहा है। इस लिस्ट के अंदर आखिरी नाम फ्रेडरिक मेर्तिस का है, जो जर्मन के वाइस चांसलर हैं। ये तमाम लीडर्स, यूरोपियन लीडर्स, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका के सहूलतकार रहे, या तो ईरान के खिलाफ बयानात देते रहे, या कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट में अमेरिका का पूरा साथ दिया है इन्होंने, जिसमें इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का बयान भी है कि हमने बाकायदा तौर पे हमने फिजाई हुदूद तो इस्तेमाल नहीं करने दी, लेकिन वहीं हमने लॉजिस्टिक सपोर्ट दी है।
दोस्तों अब ये देखना ये है कि ये ईरान की जानिब से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या बाकायदा बदला लेने का आगाज है। हिट लिस्ट जारी करके ये बताया गया है कि इन लोगों को ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो इजराइल के हैं, अमेरिका के हैं या फिर वो दीगर यूरोपियन लीडर्स हैं, इनको हम निशाना बनाएंगे। कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी हिस्सा हो सकती है। अगर आपको समझ आए तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आया ये ईरान की टेक्निक है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की, या फिर सच में वो रिवेंज लेने की इब्तिदा कर चुका है। अगर हम पहले तो कुछ टाइम पहले की बात देखें तो फ्यूनरल के अंदर आयतुल्लाह अली खामेनी शहीद के फ्यूनरल के अंदर IRGC की जानिब से एक बयान दिया गया था। उसमें यह कहा गया था कि हमने 3000 कब्रें तैयार की हैं। जो फ्यूनरल के अंदर लोग आएंगे, जब बहुत सारी भीड़ आती है तो बहुत दफा ऐसा होता है कि दम घुटने से इस तरह लोगों की वफात हो जाती है, लोगों की डेथ हो जाती है। उस भीड़ के अंदर भगदड़ मच जाने में, कुचले जाने में बहुत सारे लोगों की डेथ वाक़या हो सकती है। 3000 कब्रें बना दी ये दिखाने के लिए कि हम तैयार हैं। मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हमारे यहाँ पे शहादतें होती हैं तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ये असल में ये पैगाम बाहर यूरोपियन लीडर्स को और अमेरिका को देना था कि अगर आप हम पर हमला करते हैं तो हम पूरी तरह, हमें कोई परवाह नहीं है कि हमारी जाने जाती हैं, हम शहीद होते तो शहीद हो, लेकिन हम तुम्हें ना कुछ नहीं जा पाएंगे। ये एक तरह से उनका ये एक बयान जो यूरोपियन मीडिया है या फिर इंटरनेशनल मीडिया है उस तक पहुंचाना था, और इसमें वो कामयाब भी रहे। अपने हर नैरेटिव के अंदर ईरान अपने हर नैरेटिव के अंदर, चाहे वो IRGC का ये जो कब्रें, जो 3000 कब्रें तैयार करने का हो या इसके अलावा वो बैनर लहराने का हो, इसके अलावा जितने भी अपने नैरेटिव बनाए वो अब तक सक्सेसफुल रहे हैं। आगे देखते हैं कि क्या ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या फिर सच में ईरान हमले की या रिवेंज की, बदला लेने की इब्तिदा कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो मिल सके।